हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हाय, संदेश नांदोड़े। मैं आपका स्वागत करता हूँ इंडोनेक्स्ट एड्यूटेक इंडोनेक्स्ट स्टूडियो के सामने लेकर आया हूँ कंटिंजेंसी प्लान फॉर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस मैंने लिखा है, लेकिन आज हम सिर्फ कंटिंजेंसी प्लान फॉर इंडिविजुअल्स के बारे में ही थोड़ा समझेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये कंटिंजेंसी प्लान वाला वीडियो बनाने की क्यों जरूरत पड़ गई? क्योंकि मुझे हाल फिलहाल में, आपको पता है कि जो कोविड-19 की वजह से सिचुएशन आ गई है सामने, तो जो फ़ोन आते हैं क्लाइंट, मेरे मित्र, मेरे जान पहचान वाले, ये अक्सर ये बोलते हैं कि सर अभी 3 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, पैसा खत्म हो रहा है, इनकम नहीं है, ऑफिस बंद हो गए, कंपनी बंद हुई, फैक्ट्री बंद हो गई, सैलरीज नहीं आ रहे, या सैलरी काट दिए कंपनियों ने, या बहुत सारी कंपनियों ने कुछ एम्प्लॉयज को निकालना भी शुरू कर दिया। तब मेरे मन में ये बात आई, क्योंकि जब कोई मेरे पास आता है फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए, तो मैं उनको कंटिंजेंसी प्लान के बारे में ज़रूर बताता हूँ, और उनके इन्वेस्टमेंट जो प्लानर होता है उसमें कंटिंजेंसी फंड्स का एक अलग से मैं प्रावधान करता हूँ। तो तब मुझे ये बात ज़्यादा और खली कि कितनी ज़रूरत है कंटिंजेंसी प्लान बनाने की, क्योंकि एक इंसान या एक छोटा सा दुकानदार या बिजनेसमैन जो पिछले 10, 15 या 20 सालों से काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, जो भी अपना इनकम कर रहा है, तो पिछले 10, 15, 20 सालों में उन्होंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा कि अगर मेरा काम धंधा बंद हो जाता है तो मैं एक 6 महीना या साल भर बिना किसी कमाई के सस्टेन हो सकूं। इतना भी उन्होंने अपने पास धन जमा करके नहीं रखा या इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग नहीं रखा, तो इसका मतलब आपका प्लानिंग गड़बड़ था। आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी सिचुएशन भी आएगी। तो ये गलती किसकी है? ये आपकी और मेरी गलती है, क्योंकि हमने इसके बारे में सोचा नहीं। चलिए, जो अब तक नहीं हुआ उसको भूल जाते हैं। यहाँ से आगे हम क्या कर सकते हैं? तो कंटिंजेंसी प्लान क्या होता है और ये कैसे आपको क्राइसिस के दौरान एक सपोर्ट करेगा और आपको फाइनेंशियली ब्रेकडाउन होने से बचाएगा। सॉरी, कंटिंजेंसी क्या होती है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो कंटिंजेंसी इज अ फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस, जो कि हमारे क्या कहते हैं ना, हमारे कंट्रोल के बाहर होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, अनसर्टन होता है। और ऐसे ही कंटिंजेंसी के लिए जो आप एक प्रोविजन करते हो कि ये अगर इस टाइप की सिचुएशन दोबारा अगर आ जाती है, तो मैं उसके लिए फाइनेंशियली तैयार कैसे रहूंगा, उसे कहते हैं कंटिंजेंसी प्लान। तो कंटिंजेंसी प्लान बेसिकली क्या होता है कि ये जो अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टन रिस्क आपके लाइफ में आने वाली है या आती है, तो उसको मैनेज करना मतलब कंटिंजेंसी प्लान। सो इट्स बेसिकली अ रिस्क मैनेजमेंट टूल। तो आप, इमरजेंसी और कंटिंजेंसी एक ही होती है क्या? नहीं, ये अलग अलग हो सकती है, अलग अलग होती है। इमरजेंसी क्या होता है कि जिसमें आपको अर्जेंटली, इमीडिएटली उसको अटेंड करना है, इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लेना है, उसको एक अर्जेंट अटेंशन की जरूरत होती है। जैसे कि किसी को हार्ट अटैक हो गया, या माइनर एक्सीडेंट हो गया, मतलब बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ कि जिसकी वजह से वो 6-8 महीना साल भर हॉस्पिटल में रहेंगे, ऐसा नहीं। मामूली कुछ इंजरी हो गई, लेकिन मेडिकल अटेंशन जरूरी है, तो वो हो जाती है इमरजेंसी। वैसी इमरजेंसी में आप क्या करोगे? 102 को फोन करोगे, एम्बुलेंस बुला लोगे, और फिर आगे का उसका ट्रीटमेंट काम हो जाएगा। सो दिस इज एन इमरजेंसी। लेकिन कंटिंजेंसी थोड़ा अलग क्या होता है इसमें, कि ये भी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन होती है, हमें पता नहीं होता है कि क्या हमारे सामने आएगा। लेकिन कंटिंजेंसी इज अ प्रोलॉन्ग इमरजेंसी। इट्स अ प्रोलॉन्ग इमरजेंसी कि जिसमें आपको 3 महीने से ज्यादा के समय तक आपकी इनकम हैम्पर्ड हो सकती है। या तो आपकी इनकम कम हो जाएगी, या आपकी इनकम पूरी तरह से बंद हो जाएगी, आपकी जॉब जाने का खतरा हो सकता है, आपका काम धंधा कारोबार बंद होने का खतरा हो सकता है। ऐसी सिचुएशन जो होती है वो होती है कंटिंजेंसी। तो कौन सी सिचुएशन हो सकती है? जैसे कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो हमने 2008 में देखी, इकोनॉमिकल डाउनटर्न, काफी बार हमने इसको मार्केट में रहते हुए नोटिस किया है। नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि कोई तूफान आ गया, समुद्री तूफान आ गया, भूकंप हो गया, कुछ भी हो सकता है, वॉर लाइक सिचुएशन, एंड अ पेंडेमिक लाइक कोविड-19, जो महामारी, वैश्विक महामारी जिसको कहा जा सकता है, जिस दौर से आज हम गुजर रहे हैं। बिल्कुल सारी दुनिया एक जगह पर खड़ी हो गई है, स्टैंड स्टिल हो गई है, लोग अपने घरों में बंद है,
काम धंधे बंद है, कारखाने बंद है, कमाई के सारे जरिए लगभग बंद है, टेम्पररी सिचुएशन है। लेकिन ये सिचुएशन आएगी और 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, हमें पता नहीं और कब तक चलेगा ये। तो इतने लंबे समय तक हमें घरों में बंद रहना पड़ेगा, कैद रहना पड़ेगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। तो अगर फिर दोबारा मैं दोहराता हूँ, अगर मेरा 20 साल का करियर है और 20 साल काम करते हुए, 20 साल काम करने के बाद अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें मैं अपनी फैमिली को 6 महीने तक या 1 साल तक हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में नहीं मैनेज कर सकता हूँ, तो इसका मतलब मैंने गड़बड़ की है। मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं, मैंने इसके लिए कभी प्लान किया नहीं था। तो जो नहीं हुआ भूल जाते हैं, आगे इसके बारे में हमें प्लान करना पड़ेगा। तो इमरजेंसी को आप कैसे टैकल करोगे, हाउ यू विल अवॉइड डिजास्टर? आप भगवान नहीं हो, यू कैन नॉट अवॉइड डिजास्टर, वेल यू कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर देम। कि तूफान तो आएगा, आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। कोविड लाइक सिचुएशन आएगी, आपके हाथ में नहीं है। फाइनेंशियल डाउनटर्न भी आ सकता है, इकोनॉमिक स्लोडाउन आ सकता है, ये चीजें आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आपके हाथ में क्या है, इन सारे क्राइसिस के लिए तैयारी करके रखना। आज हम वही समझेंगे कि हम क्या तैयारी उसमें कर सकते हैं। तो सब कुछ सही चल रहा होता है, वही समय होता है बुरे वक्त के लिए आपको तैयार रहना है। लेकिन आप क्या करते हो, अरे भाई अब तो सब कुछ सही चल रहा है, मुझे क्या जरूरत है, ये मुझे क्या जरूरत है वाला एटीट्यूड की वजह से आज आप फंसे हुए हो फाइनेंशियली। नहीं लगता आपको? क्योंकि जब डिजास्टर स्ट्राइक होता है, जब गड़बड़ी होती है, जब महामारी आती है, तब आपको पता चलता है कि मैं 3 महीने भी सस्टेन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं 6 महीने भी सस्टेन नहीं कर पा रहा हूँ। गलती किसकी है? हमारी है। सो व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स कि लैक ऑफ कॉन्टिजेंसी प्लान नहीं बनाना ही अपने आप में एक डिजास्टर है। कंटिजेंसी प्लान आपके पास ना होना ही अपने आप में एक डिजास्टर है। ये अब हो चुका है, अगली बार नहीं होना चाहिए, हम उसको होने नहीं देंगे। मैं बैठा हूं ना उसके लिए, डोंट वरी। सो आपको करना क्या है, आपको एक लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी आपकी बनानी है। लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी में आपको क्या रखना है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, कि ये जो मेरा घर है, ये घर किस चीज पे चलेगा। मुझे दूध चाहिए, मुझे किराना चाहिए, मुझे बिजली का बिल भरना है, मुझे पानी का बिल भरना है, मुझे दवाइयां जो लग रही है घरों में किसी को, वो लगनी है, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। लाइफस्टाइल आइटम को भूल जाइए, कपड़े, शूज, घड़ी, ये वो, ब्लेजर, कोई जरूरत नहीं उसमें। तो आपको जो ऐसी चीजों की जरूरत होती है जिसमें घर चलाना बिल्कुल आवश्यक है, जो जो घर चलाने के लिए बिल्कुल आवश्यक है, वो एक लिस्ट आप बना लीजिए, ठीक है। और उस कितना पैसा उसके लिए लगेगा वो एक जॉट डाउन कर लीजिए। एग्जांपल मैंने लिया कि 45,000 रुपया मुझे या किसी को रिक्वायरमेंट है महीने की, ये 45,000 एग्जाम्पल है, इसको आप भूल जाइए। आप अपनी अमाउंट निकालिए कितनी आपकी जरूरत है। ये किसी की 5,000 भी हो सकती है, किसी की 15,000 भी हो सकती है, किसी की 1 लाख रुपए भी हो सकती है। आप इसको भूल जाइए, आप अपना अमाउंट निकालिए और फिर इसको गुनिए 12 से। क्यों? क्योंकि 1 साल आप सस्टेन कर सको, इतना कंटिजेंसी प्लान आपके पास होना चाहिए। तो कोई ये बोल सकता है कि सर 1 साल मतलब 12 महीने का प्लान करना और इतनी अमाउंट जोड़ते रहना, ये थोड़ा थोड़ा हमारे लिए शायद मुश्किल हो सकता है। कोई बात नहीं, 6 महीने का प्लानिंग आपके पास होना ही चाहिए। तो जितना आपने लिस्ट डाउन किया उसको 6 से गुना कर लीजिए, वो आपका मंथली आई मीन रिक्वायरमेंट हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हो? तो एक बार आपने जॉट डाउन कर लिया कि भाई मुझे 2 लाख की, 4 लाख की, 10 लाख की, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है वो चाहिए। तो अब ये कैसे करना है, इसको कैसे बिल्टअप करना है, इसको थोड़ा इसके ऊपर हम नजर डालते हैं। तो कंटिजेंसी फंड्स जो आप हर महीने निकालोगे, तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करोगे, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। और कहाँ इन्हें नहीं इन्वेस्ट करना है, ये भी आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले मेडिक्लेम पॉलिसी इज मस्ट।
मेडिक्लेम पॉलिसी इज मस्ट, वरना क्या हो जाएगा कि आपने कंटिजेंसी फंड 4 लाख रुपया जमा किया अलग अलग जगह पे निवेश करके, फिर कोई इमरजेंसी आ गई तो आप क्या हो जाओगे, आप तो पहले खुश हो जाओगे, चलो भाई अभी साल भर का खर्चा मैंने पहले से जुगाड़ कर लिया, अब मेरी नौकरी भी चली जाती है, मेरा सैलरी भी कम हो जाता है या इनकम कुछ दिन के लिए रुक जाती है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं, मैं 1 रुपए बिना 1 रुपए की इनकम के भी 12 महीना 1 साल मेरा घर चला सकता हूँ। लेकिन उसी दौरान भगवान ना करे कुछ मेडिकल इमरजेंसी किसी परिवार के सदस्य को आ गई तो आपने जमा किए 4 लाख और मेडिकल का बिल आ गया 6 लाख, तब क्या करोगे? तब आपका प्लान चौपट हो जाएगा। इसलिए आपको मेडिक्लेम पॉलिसी निकालना बेहद जरूरी है। इट इज मस्ट मस्ट मस्ट। आपके पास नहीं है तो जैसे ही आप ये वीडियो देखोगे आज ही रात को, शाम को, कल सवेरे आपको आपके एडवाइजर को फोन करना है और उनसे बेस्ट पॉसिबल मेडिकल पॉलिसी आपको ले लेनी है। अगर आज नहीं ले सकते तो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, जब भी आपको आपके पैसे की अरेंजमेंट हो, लेकिन सबसे पहला काम आपको करना है मेडिक्लेम पॉलिसी अच्छी वाली ले लेनी है। देन जो आप ये फंड्स अलोकेट करोगे, जितना भी महीने का XYZ अमाउंट आप निकालोगे कंटिजेंसी प्लान के लिए, इसको आपको सेफेस्ट, जो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं उसमें डालना है, ना कि क्या करना है आपको, ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना है। नहीं तो बोलोगे सर मैं तो ऑप्शन में ट्रेड करूंगा, मैं स्ट्रैटेजी करूंगा, मैं डेरिवेटिव करूंगा, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा, मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करूंगा, इस पैसे को डबल कर लूंगा तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। शेख चिल्ली मत बनिए। इस इन्वेस्टमेंट फंड को, इस अलोकेटेड फंड को आपको सेफेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में डालना है। इसके साथ मस्ती मजाक नहीं करना है। और सेफ इन्वेस्टमेंट में भी कब कहाँ डालोगे आप, ऐसे इन्वेस्टमेंट में डालिए जहां पर लॉक इन पीरियड ना हो। यानी कि जहां लॉक इन पीरियड है वहां पर आपको ये पैसा नहीं डालना है। जैसे कि 5 साल का बैंक डिपॉजिट, 5 साल का बैंक डिपॉजिट में आपने 5 साल उसको लॉक इन कर दिया, 5 साल के पहले आप उसको नहीं निकाल सकते। उसी दौरान कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ लॉन्ग लास्टिंग इमरजेंसी आ गई, तब क्या करोगे? अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड 15 साल का लॉक इन होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 5 साल का लॉक इन होता है, ELSS फंड जो आमतौर पर टैक्स सेविंग पर्पस के लिए लिया जाता है उसको भी 3 साल का लॉक इन होता है। उसके पहले अगर आपको, मैच्योरिटी के पहले अगर आपको कुछ कंटिजेंसी आ गई तब आप क्या करोगे? तो आपका जो कंटिजेंसी फंड है वो इन इंस्ट्रूमेंट में नहीं जाएगा। इसके अलावा जो आपके पास एक्सेस फंड है इन्वेस्टमेंट का, उसको भले ही फिर आप इसमें डालिए, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है, दैट इज योर चॉइस, योर प्रेफरेंसेस। तो कंटिजेंसी प्लान और कंटिजेंसी फंड इज अ पार्ट ऑफ प्लान बी, इज अ पार्ट ऑफ प्लान बी। प्लान 1 क्या है आपका? जो आपका काम धंधा है, जो आपका नौकरी है, जो आपका रोजगार है, वो इज अ पार्ट ऑफ योर प्लान 1, प्लान ए। प्लान बी क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में आपको मदद करने वाला प्लान। सो इन दिस सिचुएशन यू कैन चूज एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। देखिए कुछ फॉलोइंग ऑप्शंस, मैं कुछ ऑप्शंस आपके लिए निकाला हूं अच्छे अच्छे। तो आप क्या कर सकते हो, बैंक डिपॉजिट में डाल सकते हो जिसका टेन्योर छोटा हो। देखिए आप गड़बड़ी मत करिए, पहले वाले स्लाइड में मैंने क्या बताया आपको कि बैंक डिपॉजिट में नहीं डालना है, कौन से, जिसमें लॉक इन पीरियड 5 साल का हो। यहाँ मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बैंक डिपॉजिट में आप डाल सकते हो जिसमें लॉक इन पीरियड छोटा हो, 90 दिन के अंदर का हो, 3 महीने के अंदर का हो। तो उसमें क्या होता है ना कि अगर 3 महीने के अंदर भी इमरजेंसी आ गई तो आप उसको ब्रेक कर सकते हो। लेकिन 3 महीना ये होता है कि चलो ठीक है, जरूरी नहीं कि 3 महीने में इमरजेंसी आ जाए, ठीक है। तो 90 दिन के अंदर की जिसकी मैच्योरिटी है होती है उसमें आप उसको डाल सकते हो। अगेन मैंने यहाँ पर लिखा है डोंट, रेड में लिख के, डोंट इन्वेस्ट इन 5 years लॉक इन फिक्स डिपॉजिट स्कीम। देन यू कैन इन्वेस्ट इन रिकरिंग डिपॉजिट्स। रिकरिंग डिपॉजिट्स में क्या होता है, देखिए अब जो ऑप्शंस हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम मिलेगा आपको, बहुत हेवी रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन ये पैसा आपका सेफ रहेगा, ठीक है। आपको ये नहीं करना है कि एक पैसा मेरा ये जमा हो गया तो मैंने स्मॉल कैप फंड में डाल दिया या मिड कैप फंड में डाल दिया, ठीक है, या फिर किसी रिस्की एसेट में डाल दिया ना, ये करोगे तो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए आपको क्या है,
कि जितना आपने प्लान किया है कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है, उतना पैसा आपको जमा करना है। ये मैं आपको एडिशनल ये बता रहा हूँ कि एडिशनल बेनिफिट्स आपको इसमें से मिल सकते हैं। तो वो कौन से ऑप्शन है, आइए उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन वुड बी रिकरिंग डिपॉजिट्स। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडेड होते हैं और आप आपके डीमैट अकाउंट में उसको खरीद सकते हो। तो ये कुछ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो काफी पॉपुलर है। निप्पॉन ईटीएफ, इंडिया ईटीएफ लिक्विड फंड, जिसको लिक्विड बीज के नाम से पॉपुलरली जाना जाता है। ये वाला लिक्विड बीज के नाम से इसको जाना जाता है। फिर आईसीआईसीआई का एक लिक्विड फंड है। देन लिक्विड ईटीएफ जो डीएसपी म्यूचुअल फंड इसको मैनेज करता है। अब यहाँ पर आमतौर पर अगर आप देखोगे तो चार, मैं थोड़ा लिखता हूँ यहाँ पर, राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, 4 से 4.5%, 4 से 4.5% एनुअलाइज रिटर्न इसमें मिलता है। ये हिस्टोरिकल में बोल रहा हूँ। तो क्या है कि आपको रिटर्न कम मिलेगा लेकिन आपका पैसा सेफ रहेगा। आपका पर्पज जो है, आपका पर्पज सॉल्व होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका पर्पज सॉल्व होगा और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत आपको एप्रिसिएशन भी उसके ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शंस आप कर सकते हो। दीज आर वेरी वेरी गुड ऑप्शंस। और ऐसा भी नहीं कि आपको अगर कोई ऑप्शन ज्यादा पसंद आ गया तो आप पूरा पैसा उसमें डाल दो, ये भी नहीं जरूरी है। आप क्या कर सकते हो, आपने जो कंटिजेंसी प्लान डिसाइड किया है, फाइनल किया है, वो इसमें आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा अलग अलग असेट्स में जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें आप डाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज निफ्टी बीज। अब निफ्टी बीज क्या होता है, ये भी एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। तो इसमें जैसे इंडेक्स निफ्टी ये बढ़ता रहेगा, उसी प्रोपोर्शन में आपका निफ्टी बीज भी बढ़ता रहेगा। हालांकि इसमें क्या हो सकता है कि अगर निफ्टी गिरता है तो आपके निफ्टी बीज की भी वैल्यू कम होती है। लेकिन ये क्या कहते हैं ना, कि आपके स्टॉक्स किसी भी स्टॉक्स के मुकाबले सेफ है। क्योंकि कोई भी शेयर अगर आप खरीदते हो तो शेयर का यस बैंक हो सकता है, शेयर का सत्यम हो सकता है, शेयर का इन्फीबीम हो सकता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। शेयर्स का क्वालकॉम हो सकता है, शेयर्स का एनरॉन हो सकता है, जो बिल्कुल क्या बोलते हैं ना, अर्श से फर्श पर आ गए, जीरो हो गए। आरकॉम हो सकता है जिसमें लोगों ने पूरे पैसे लोगों के डूब गए। लेकिन जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है निफ्टी बीज, ये जीरो नहीं हो सकता है, इसमें ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होगा। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि पूरा पैसा सिर्फ एक ही जगह पे मत डाल दीजिए। जो हम ऑप्शन अभी इसमें डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा फंड सब में डिवाइड करके डाल सकते हो, ताकि आपको थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन भी उसमें मिलता जाए और आपकी अमाउंट थोड़ी थोड़ी उसमें बढ़ती रहे और आपका पर्पज सॉल्व हो, जिस पर्पज के लिए आप ये कर रहे हो। ठीक है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड गोल्ड ईटीएफ। देखिए, जब सिचुएशन खराब होती है, जब क्राइसिस आता है, तो सबसे ज्यादा डिमांड किस में आती है, पहले गोल्ड में आती है। बिकॉज गोल्ड इज कंसिडर्ड एज अ सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, सेफ हेवन जिसको कहा जाता है। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, एक्सचेंज ट्रेडेड गोल्ड फंड, यानी कि आपको जो भी फंड गोल्ड लेना है वो फंड के जरिए लीजिए। एक फंड का यूनिट इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। एक आप यूनिट लोगे इसका, ये 1 ग्राम गोल्ड के बराबर होता है। कौन से फंड है लिस्टेड, ये सारे यूटीआई गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसको गोल्ड शेयर नाम से जाना जाता है। फिर एचडीएफसी का है, फिर एक्सिस गोल्ड है, कोई भी आप इसमें चूज करो। ठीक है। तो इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, कि अगर आप फिजिकल गोल्ड लेते हो तो आपको उसको संभालने का रिस्क होता है। आपको उसको क्या कहते हैं ना, डिप्रिसिएशन उसमें हो जाता है, जिसको हम घट बोलते हैं। जब आप बेचने जाओगे तो उतना ही पैसा आपको नहीं मिलेगा, उसमें से घट हो जाएगा, डिप्रिसिएशन आपको उसमें से माइनस किया जाएगा। चोरी होने का डर उसमें होता है। डीमैट में अगर आपने शेयर्स रखे हैं गोल्ड ईटीएफ के, तो ये ना आपको संभालने का झंझट है, ना चोरी होने का डर है, ना उसमें डिप्रिसिएशन होने का, घट होने का डर है। तो जिस
प्रोपोर्शन में फिजिकल गोल्ड की प्राइस ऊपर नीचे होगी, उसी प्रोपोर्शन में ये गोल्ड ईटीएफ की प्राइस भी ऊपर नीचे होती है। तो आपने धीरे धीरे करके 1-1 ग्राम के अगर गोल्ड जमा किए और ऐसे करते करते आपने समझो 10 ग्राम जोड़ लिए, 20 ग्राम जोड़ लिए, तो ये बिल्कुल सेम हो जाएगा आपके 1 तोला सोना या 2 तोला सोना के बराबर। तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है, यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये सारी चीजें बातें समझ में आ गई होगी। तो अगली बार ये नहीं होना चाहिए कि सर मैं फिर ये स्टोरी रिपीट नहीं होनी चाहिए कि मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 40 साल का भी एक्सपीरियंस वाले लोग मैंने देखे। 40 इयर्स जिन्होंने काम किया है, उन्होंने बिल्कुल इस तरह से प्लान नहीं किया कि 40 साल काम करने के बाद अगर मुझे 6 महीना घर में बैठना पड़े तो मैं मेरे घर को संभाल सकता हूँ, मेरी फैमिली को संभाल सकता हूँ। तो ये सिचुएशन की गलती नहीं है, सिचुएशन परिस्थितियां बदलती रहती है, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपने नहीं की, ये आपकी गलती है। तो आइए, अगर इसमें आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रॉम इंडोनेक्स्ट एजुटेक। और मैं संदेश नांदोड़े इसी के साथ आपकी विदा लेता